यस, गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। अपन लोग इंटरनेशनल ट्रेड ये वाले टॉपिक के अंदर है। उसके अंदर यूनिट 3 जो ट्रेड निगोशिएशन अपना जो बाकी था वो अपन लोग अभी डिस्कस करना स्टार्ट कर। ठीक है, देखो अपन लोगों ने ये पढ़ा था, चाहे इसके यूनिट 3 यूनिट 2 और यूनिट 1 के अंदर ये पढ़ा था अपन लोगों ने कि इंटरनेशनल ट्रेड बहुत ज़रूरी है। इंटरनेशनल ट्रेड दोनों कंट्रीज के लिए फायदेमंद रहता, भले किसको ज़्यादा फायदा मिले या फिर किसी को कम फायदा मिले। लेकिन अपन लोगों ने ये भी देखा था कि इंटरनेशनल ट्रेड अगर बहुत ज्यादा अगर होने लग गया तो उसके अंदर क्या हो जाती कि जो देश इंटरनेशनल ट्रेड ज्यादा कर रहा हो, क्या कर रहा, दूसरों की डिमांड्स को ज्यादा फुलफिल करने लग जाता, खुद की डिमांड्स को इग्नोर करने लग जाता। तो उसके अंदर कैसा रहता कि अनलिमिटेड अगर कोई देश इंटरनेशनल ट्रेड कर रहा तो उसके वजह से डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा हैम्पर होती है। डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज का ग्रोथ रुक जाता क्योंकि लोगों का क्या बढ़ावा रहता है इम्पोर्ट के ऊपर, कि इम्पोर्ट से जो माल आ रहा है वो सस्ता आ रहा है, तो उसके अंदर डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज आगे बढ़ नहीं पाती है। तो इसके लिए क्या करते हैं सभी देश, कुछ न कुछ तरीके से रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं इंटरनेशनल ट्रेड के ऊपर, कुछ न कुछ तरीके से पाबंदियां लगाते हैं इंटरनेशनल ट्रेड के ऊपर। जैसे कोई ड्यूटीज लगा देगा, कोई टैक्सेशन लगा देगा। जैसे इंडिया में कस्टम ड्यूटीज है, इम्पोर्ट अगर आप कुछ भी करेंगे तो उसके ऊपर आपको कस्टम ड्यूटी पे करना पड़ता है। तो ड्यूटीज टैक्सेस किस लिए लगाए जाते हैं, ताकि इंपोर्ट थोड़ा कम हो जाए। ठीक है, तो अपन ये वाले टॉपिक में क्या देखने वाले, अलग अलग तरीके के एग्रीमेंट्स देखने वाले, अलग अलग तरीके के ट्रेड एग्रीमेंट्स, अलग अलग तरीके के रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स, दो देशों के बीच में जो एग्रीमेंट्स होते हैं, जो निगोसिएशन होता है, ये सब चीजें अपन लोग इसके अंदर देखने वाले। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का रोल देखने वाले अपन लोग। जैसे दो कंट्रीज के बीच में ट्रेड करते समय कुछ भी वाद विवाद हो जाता है, कुछ भी अगर सही नहीं होता है तो इंटरनेशनल कोर्ट है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ पे सब वाद विवाद को सुलझाया जाएगा। तो अपन ये टॉपिक के अंदर देखने वाले हैं कि किस तरीके से एग्रीमेंट्स होते हैं कंट्रीज के बीच में। कंट्रीज के बीच में अगर डिस्प्यूट होते हैं तो उसका रेड्रेसल किससे होने वाला है। कंट्रीज के बीच में किस तरीके से टैक्सेशन पॉलिसीज अपनाई जाती है, और निगोसिएशन, ट्रेड निगोसिएशन किस तरीके से होता है। और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का ये सब के अंदर एक जो, देखो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या हो गया कि एक इस दूर से बैठ के सारी चीजों को देख रहा है कि सारे जो एग्रीमेंट्स हो रहे, सारे जो व्यवहार हो रहे दो कंट्रीज के बीच में, वो सही हो रहे या नहीं हो रहे, कोई कंट्री को नुकसान या फिर कोई कंट्री को बहुत ज्यादा फायदा ऐसा तो नहीं हो रहा। ये सब चीजें देखने के लिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे बनाए गए हुए हैं। ठीक है, तो अपन लोग अभी देखते हैं इसके अंदर टेक्सोनॉमी ऑफ रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स। जो ट्रेड एग्रीमेंट्स बनते हैं वो किस तरीके से होते हैं अपन लोग देख रहे हैं। देखो, रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स आर डिफाइंड एज ग्रुपिंग ऑफ कंट्रीज नॉट नेसेसरली बिलोंगिंग टू द सेम ज्योग्राफिकल रीजन। ऐसा नहीं कि आजू बाजू की कंट्रीज होना चाहिए। क्या होगा, रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स आर डिफाइंड एज द ग्रुपिंग ऑफ द कंट्रीज नॉट नेसेसरली बिलोंगिंग टू द सेम ज्योग्राफिकल रीजन विच आर फॉर्म विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिड्यूसिंग द बैरियर्स। रुकावटों को कम करने के लिए रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट बनाए गए। क्या बोला मैंने, रुकावटों को कम करने के लिए रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स बनाए गए हुए हैं। तो रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स मतलब क्या है, दो कंट्रीज, तीन कंट्रीज, चार कंट्रीज के बीच में, एक कंट्री या फिर दूसरे ग्रुप ऑफ कंट्रीज के बीच में होने वाले करार, होने वाले एग्रीमेंट्स। और ये सब एग्रीमेंट का अल्टीमेट एम क्या है कि दो कंट्रीज आपस में फ्रीली ट्रेड कर सके विदाउट बैरियर्स, विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस, विदाउट एनी टाइप ऑफ मच टैरिफ इन्वॉल्व। तो रिड्यूसिंग बैरियर मतलब क्या, रुकावटों को कम करना है, और दो तीन कंट्रीज को, ग्रुप ऑफ कंट्रीज को आपस में आराम से ट्रेड करते आना चाहिए। Objective of reducing barrier to trade between the member countries. In other words, regional trade agreement is a treaty. Treaty मतलब समझौता between two or more governments that define the rules of trade for all signatories. Signatories मतलब जो लोग आपस में ट्रेड कर रहे हैं वो। ठीक है, दो कंट्रीज के बीच में अगर ट्रेड होता है तो किस तरीके से होना चाहिए, किस तरीके से रुकावटों को कम करना है, उसके लिए अपन लोग रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स बनाते हैं। जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है कि कैसा है कि पाकिस्तान से जो गुड्स आएंगे उसके ऊपर हम इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं लगाएंगे, और इंडिया से जो गुड्स आएंगे उसके ऊपर पाकिस्तान इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं लगाएंगे। ये एक तरीके का क्या हो गया, ट्रेड एग्रीमेंट, रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट। इसको कौन फॉलो करता है, दो कंट्रीज जिन्होंने साइन किया हुआ है, इंडिया और पाकिस्तान। समझ में आ रहा है, एक तरीके का समझौता है कि हम तुम्हारे ऊपर टैक्सेस नहीं लगाएंगे, आप हमारे ऊपर टैक्सेस ना लगाओ। आपकी जो गुड्स हमारे कंट्री में आएंगे उसके ऊपर हम टैक्सेस नहीं लगाएंगे, हमारे गुड्स जो आपकी कंट्री में आएंगे आप उसके ऊपर टैक्सेस ना लगाएं। ठीक है, अब इसके अंदर अलग अलग ट्रेड एग्रीमेंट्स अपन क्विकली देख लेते हैं। यूनिलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट मतलब क्या हो गया, यूनिलैटरली मतलब कोई एक कंट्री ही प्रेफरेंस दे रही है अगले कंट्री को। ठीक है, बायलैटरल है क्या, नहीं, बायलैटरल के अंदर मैं पाकिस्तान को प्रेफरेंस दूंगा, पाकिस्तान मेरे को प्रेफरेंस देगा। यहाँ पे ऐसा है क्या, नहीं, यहाँ पे यूनिलैटरल होगा।
under which an importing country offers trade incentive in order to encourage the exporting country. जैसे मुझे नेपाल को डेवलप कराने का है, श्रीलंका को डेवलप कराने का है, वहाँ की इकोनॉमी को, इंडस्ट्री को डेवलप कराने का है। कौन? मैं इंडिया हूँ, मैं क्या चाहता, मेरे नेबर भी अच्छे डेवलप हुए, तो मैं क्या करता, नेपाल से आने वाले सारे गुड्स के ऊपर यहाँ पे इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं लगाता। लेकिन नेपाल ऐसा कर रहा है कि इंडिया के लिए नहीं, लेकिन मैं नेपाल को बढ़ाने के लिए, आगे डेवलप करने के लिए ये कर सकता हूँ। ठीक है, यूनिलैटरल एग्रीमेंट हो गया। In order to encourage the exporting country to engage in the international economic activities that will improve the exporting country's economy. Bilateral. Bilateral agreements are agreements which set rules of trade between the two countries, two bloc or a bloc and a country. They may be limited to a certain goods or services or certain type of market entry barriers. For example, European Union South African Free Trade Agreement, ASEAN and Indian Free Trade Agreement. मतलब क्या हो गया? ब्लॉक मतलब क्या हो गया? ग्रुप ऑफ कंट्रीज। ठीक है, दो कंट्री के बीच में हो सकता है, या फिर दो ग्रुप ऑफ कंट्रीज के बीच में हो सकता है, या फिर एक ग्रुप ऑफ कंट्री और एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज और एक कंट्री सिंगल के बीच में भी हो सकता है, कि हम आपको फायदा देंगे, आप हमें फायदा दो, हम आपको हमारे मार्केट के अंदर एक्सेस देंगे, आप हमको आपके मार्केट के अंदर एक्सेस दो, जैसे इंडिया और आसियान कंट्रीज के बीच में हुआ है। समझ में आ रहा है कि इंडिया को एक्सेस है आसियान कंट्रीज के मार्केट में, आसियान कंट्रीज को एक्सेस है इंडिया के अंदर। आसियान एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज है और इंडिया एक सिंगल कंट्री है। रीजनल प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, among a group of countries reduce trade barrier on reciprocal and preferential basis for only the members of the group. जैसे सार्क नाम का एक रीजनल प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट बने हुआ है। उसके अंदर क्या हो गया, सार्क के अंदर जो भी कंट्रीज आपस में ट्रेड करते हैं उनके लिए कोई भी टैरिफ नहीं है, उनके लिए कोई भी ड्यूटी नहीं है। मैं नेपाल को नहीं लगाता, नेपाल मेरे को नहीं लगाता। ठीक है, ये आपस के जो कंट्रीज है, आसपास के जो कंट्रीज है, आपस में रीजनल प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट कर सकते हैं। रेसिप्रोकल, मैं आपको फायदा दूंगा, आप मुझे फायदा दो। ओके। ट्रेडिंग ब्लॉक मतलब क्या? इट इज अ ग्रुप ऑफ कंट्रीज दैट हैव फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन देमसेल्फ एंड मे अप्लाई अ कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ टू अदर कंट्रीज। जैसे कि सार्क का एक ट्रेडिंग ब्लॉक बोल सकते हैं। सार्क के अंदर कैसा है, उसके अंदर जो कंट्रीज है, 7 कंट्रीज है, वो आपस में ट्रेड करते समय एक दूसरे को कुछ भी टैरिफ नहीं लगाते, लेकिन जब वो यूरोप से ट्रेड करते तो सभी लोग यूरोप को 28% टैरिफ लगाते। समझ में आ रहा? आपस में करते समय कोई टैरिफ नहीं, और एक्सटर्नल ग्रुप के बाहर से अगर आप कोई ट्रेड कर रहे हैं तो वहां पे कॉमन टैरिफ रहेगा। ट्रेडिंग ब्लॉक हैज अ ग्रुप ऑफ कंट्रीज दैट हैव फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन देमसेल्व्स। सार्क का अंदर के अंदर कोई उसके अंदर नहीं है, लेकिन सार्क अगर बाहर के देशों के साथ में कर रहा तो उसके अंदर एक कॉमन टैरिफ रहेगा। फिर फ्री ट्रेड एरिया is a group of countries that eliminate all tariff and quota barriers on trade with the objective of increasing exchange of goods between each other. The trade among member state flows tariff free, but the member states maintain their own distinct external tariff. मतलब क्या होगा, देखो ऊपर क्या था कि आपस में फ्री है और बाहर वालों से कॉमन टैरिफ है। फ्री ट्रेड एरिया के अंदर क्या है, आपस के अंदर कुछ भी टैरिफ नहीं है, लेकिन बाहर का हर एक कंट्री अलग अलग डिसाइड करेगा। दोनों में से भी इतना ही फर्क है। ट्रेडिंग ब्लॉक भी ग्रुप ऑफ कंट्रीज है जो आपस में फ्री ट्रेड करते हैं, फ्री ट्रेड एरिया भी ग्रुप ऑफ कंट्रीज जो आपस में फ्री ट्रेड करते हैं, लेकिन ट्रेडिंग ब्लॉक में बाहर के लिए एक्सटर्नल टैरिफ कॉमन है, और फ्री ट्रेड एरिया के अंदर ग्रुप के बाहर के जो कंट्रीज है उनके साथ में ट्रेड करते समय हर कंट्री अपना अपना डिसाइड करती है। Member retain the independence in determining the tariff with the non-members. Custom union is a group of countries that eliminate all tariff on trade among themselves but maintain a common external tariff on trade with countries outside the union. Similar to trading block. Block जैसा देखा था वैसा ही custom union भी है. The common external tariff which distinguishes a custom union from free trade area implies that generally the same tariff is charged wherever a member import goods from outside the custom union. The European Union is a custom union. Its 27 member countries form a single territory for customs purpose. मतलब क्या हो गया कि यूरोपियन यूनियन के अंदर 27 यूरोपियन कंट्रीज है, आपस में ट्रेड करते समय पूरा फ्री ट्रेड है, और बाहर से ट्रेड करते समय कॉमन टैरिफ है। पूरे 27 कंट्रीज का एक ही टैरिफ रहता है। समझ में आ रहा क्या? अलग अलग टैरिफ नहीं, 27 कंट्रीज एक साथ ही ग्रुप बन के ही काम करते हैं। आपस में कर रहे तो फ्री है, बाहर से करते, बाहर वाले व्यक्ति से कर रहे होंगे तो कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ। Common market. A common market depends a custom union by providing for free flow of output and of factors of production.
by reducing or eliminating internal tariff on goods and by creating a common set of external tariff. Similar to above thing, common market depends a custom union by providing for free flow of output and factors of production. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का भी फ्री फ्लो रहेगा, आउटपुट का भी फ्री फ्लो रहेगा. कस्टम यूनियन का ही आगे का पार्ट है कॉमन मार्केट. ठीक है, पूरा यूरोपियन यूनियन ही एक मार्केट रहेगा. Reducing or eliminating internal tariff on goods and by creating a common set of external tariff similar to above. The members of the country attempt to harmonize some institutional arrangements and commercial and financial laws and regulation among themselves. इसके भी आगे क्या हो गया कि सबके अंदर करेंसी कॉमन रहेंगी, सबके अंदर रूल्स एंड रेगुलेशन कॉमन रहेंगे, सबके अंदर वे ऑफ डीलिंग द थिंग्स कॉमन रहेगा. ये बहुत सारी बात है. बैंकिंग सिस्टम सब जगह सेम रह सकता. देखो कस्टम यूनियन के अंदर क्या था कि आपस में फ्री ट्रेड, बाहर वालों से सेम टैरिफ. कॉमन मार्केट में क्या होगा, आपस में फ्री ट्रेड, बाहर वालों से एक्सटर्नल सेम टैरिफ रहेगा. आगे जाके सब पूरा एक ही मार्केट है, करेंसी एक है, बैंकिंग सिस्टम एक है, फाइनेंशियल लॉज रेगुलेशन एक है, मतलब पूरा इंटरचेंजेबिलिटी है. मतलब 27 देश अलग अलग कुछ नहीं काम कर रहे, सब एक ही बन के काम कर रहे हैं. बेस्ट एग्जांपल यूरोपियन यूनियन है. Economic and monetary union. For a common market, the free transit of goods and services through the borders increases the need for foreign exchange operation, result in higher financial and administrative expenses of the firm operating within the region. करेंसीज अलग अलग है तो बहुत ज्यादा उसके अंदर मुसीबतें आ सकती है, क्योंकि कन्वर्टेबिलिटी ऑफ करेंसी भी देखना पड़ेगा, उसके अंदर भी चार्जेस लगते हैं. The next stage in integration sequence is the formation of some form of monetary union. In economic and monetary union, the members share a common currency. करेंसी भी कॉमन होना चाहिए तो बहुत ही अच्छा रहेगा. देखो फॉरेन ट्रेड कॉम्प्लिकेटेड क्यों है, क्योंकि करेंसी के अंदर बदलाव हो जाता है, रूल्स रेगुलेशन के अंदर बदलाव हो जाता है, बैंकिंग सिस्टम के अंदर बदलाव हो जाता है. ये सब बहुत एकदम आराम से कब हो पाएगा, करेंसी भी सेम है, रूल्स रेगुलेशन भी सेम है. अगर उतना अपन लोग कॉमन रख सके कंट्रीज के बीच में तो आपस में बहुत ही आसानी से ट्रेड हो पाएगा. देखो इंडिया के अंदर ट्रेड करने में इतना आसान क्यों है, क्योंकि करेंसी सेम है, बैंकिंग सिस्टम सेम है, सेम बैंक यहाँ भी है, सेम बैंक वहाँ भी है, रूल्स रेगुलेशन करेंसी सब कुछ सेम, इसके लिए आसान ट्रेड है. और नेपाल से ट्रेड करते समय डिफिकल्ट हो जाएगा, करेंसी अलग है, सिस्टम अलग है, फॉरेन एक्सचेंज है, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है. लेकिन यूरोपियन यूनियन ने सब चीजों को बाईपास करके सब चीजें कॉमन रखी हुई. कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ, बाहर वालों से एक ही टैरिफ रहेगा, अंदर के अंदर व्यवहार कर रहे 27 कंट्रीज तो कोई भी टैरिफ नहीं रहेगा, बैंकिंग सिस्टम सेम है, रूल सेम है, रेगुलेशन सेम है, और इवन करेंसी भी सेम है. करेंसी भी सेम है यूरोपियन यूनियन के अंदर. ठीक है. There has been a significant growth in international trade since the end of Second World War, mostly due to multilateral trade system, which is both a political process and a set of political institutions. Multilateral मतलब सिर्फ दो कंट्रीज के बीच में ट्रेड ही नहीं हो रहा, और बहुत सारी चीजें होती है, जैसे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का भी देन लेन हो रहा, उसके बाद में फिनिश गुड्स का भी देन लेन हो रहा, रॉ मटेरियल का भी देन लेन हो रहा, पीपल भी जो वहाँ उनके लोग है वो अपना काम कर रहे हैं, अपने लोग जो है उनके यहाँ काम कर रहे हैं, मल्टी लेवल पे सब चीजें हो रही है. पॉलिटिक्स भी इसके अंदर इन्वॉल्व रहता है, ऑफ कोर्स गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व रहती है, गवर्नमेंट ने भी सब चीज़ों को अलाउ करना चाहिए, गवर्नमेंट की भी उस तरीके से पॉलिसीज रहना चाहिए. इट इज अ पॉलिटिकल प्रोसेस बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन नेगोशिएशन बार्गेनिंग अमंग दी सर्वेंट गवर्नमेंट्स. दो गवर्नमेंट के बीच में बार्गेन होता है ना, कि हम आपको टैरिफ नहीं लगा रहे, आप भी हमको टैरिफ ना लगाए. ये बोलने में बहुत आसान लग रहा है, बट दो कंट्रीज इसके अंदर बहुत बार्गेन होता है, बेस्ड ऑन विच दे अराइव एट रूल्स गवर्निंग द ट्रेड बिटवीन और अमंग देमसेल्फ. The political institutions that facilitate trade negotiation and support international trade cooperation by providing the rules of the game have been the formal general agreements on tariff and trade. इसके लिए क्या बने हुआ है, जनरल एग्रीमेंट्स ऑन टैरिफ एंड ट्रेड मतलब गेट एंड दी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. ये सब चीज़ों को सॉल्व करने के लिए मल्टी लेवल पे जो सब ट्रेडिंग हो रहा, मल्टी लेवल पे जो बार्गेन हो रहा, जो गवर्नमेंट्स के बीच में जो व्यवहार हो रहे, गवर्नमेंट से गवर्नमेंट के बीच का जो सब जो चीज़ें सेट हो रही है, फिर जो एक डायरेक्शन बन रहा है, वो सब चीज़ों को ओवरलुक करने के लिए, सब चीज़ों को सपोर्ट करने के लिए, सब चीज़ों को बढ़ावा करने के लिए एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है गैट, और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. तो गैट तो बंद हो गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन अभी भी चालू है. जनरल एग्रीमेंट्स ऑन टैरिफ एंड ट्रेड ये चालू हुआ था ऑफ कोर्स 1948 से 1994 तक के ये 47 इयर्स था. अब ये गैट का रिलेवेंस खत्म हो गया क्योंकि गैट को डब्ल्यूटीओ ने ओवरटेक कर लिया. अल्टीमेटली गैट के कैसा होता था, राउंड्स ऑफ मीटिंग्स होती थी, मीटिंग बाय मीटिंग, उसके अंदर हर एक चीज के बारे में डिसाइड होकर जाता था. उसका जो आखिरी राउंड हुआ, 8th राउंड जो गैट की जो मीटिंग का हुआ था, जिसके अंदर सारे कंट्रीज बैठते देखते तरीके का राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है, जो उरुग्वे राउंड हुआ था 1986 से लेकर 1994
1994 मतलब 8 साल तक की वो मीटिंग्स का दौर चला था। उसके अंदर अल्टीमेटली उन्होंने गैट को डिसॉल्व किया था और डब्ल्यूटीओ को बनाया था। तो गैट तो बंद हो गया, तो गैट ही बंद हो गया, तो गैट पे का क्वेश्चन आपको इंस्टीट्यूट पूछने वाली नहीं है। ठीक है, गैट का खत्म हो गया था। गैट खत्म होके डब्ल्यूटीओ का जन्म हुआ था 1994 में। 1948 से लेकर 94 तक गैट ही चालू था। उसके बहुत राउंड्स ऑफ मीटिंग होते थे, उसके अंदर बहुत डेवलपमेंट आया था। लेकिन जब क्योंकि ग्लोबलाइजेशन वगैरह ये सब चीजें नहीं थी, तो गैट का रिलेवेंस बाद में कम हो गया। एग्रीकल्चर वाली चीजों के बारे में उसमें डिस्कशन नहीं था, तो उसका रिलेवेंस कम हो गया था।